हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीपीएस एकेडमी पर। मेरा नाम है कार्तिक और मैं आ गया हूं आप लोग के बीच में मैथ्स पढ़ाने। तो आज हम क्लास स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला जो क्लास होगा मेरा वो रहेगा मैथमेटिक्स का सुपर 30 सीरीज। सुपर 30 सीरीज क्या है इसके बारे में हम बताएंगे। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम पैटर्न को देखेंगे, क्योंकि एग्जाम पैटर्न आपका जानना बहुत जरूरी है। उसी स्ट्रेटेजी से आप पढ़िएगा तो आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स आएगा। ठीक है, तो एग्जाम पैटर्न पहले हम लोग देख लेते हैं, इसके बाद ही हम लोग सुपर 30 के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना है कि क्लास 12 का जो एग्जाम पैटर्न है, ये टोटल मार्क्स जो इसमें पूछा जाएगा वो 80 मार्क्स का पूछा जाएगा। टोटल मार्क्स कितना रहेगा आपका, 80 रहेगा। तो टोटल जो मार्क्स होगा एग्जाम में वो रहेगा 80। 20 मार्क्स आपको इंटरनल दिया जाएगा। ठीक है, वो आपका स्कूल द्वारा दिया जाएगा आपको 20 मार्क्स, और 80 मार्क्स का आपका क्या होगा, एग्जाम होगा। अब इसके बारे में बात करेंगे एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो यहाँ पर 4 सेक्शन में एग्जाम पैटर्न को बांटा गया है। पहला सेक्शन रहेगा ए बी सी डी। ठीक है, तो सेक्शन ए जो रहेगा वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन रहेगा। किस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन रहेगा। वो एमसीक्यू बेस्ड रहेगा। टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन रहेगा सेक्शन ए में वो 30 रहेगा, मतलब 30 ऑब्जेक्टिव रहेगा आपका 30 मार्क्स का। क्लियर, सेक्शन ए में जो रहेगा आपका 30 क्वेश्चन रहेगा, और वो सारा क्या रहेगा आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा। टोटल नंबर कितना रहेगा, 30 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, फिर बात करेंगे हम लोग सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। ये तीनों मिला के आपका सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन रहेगा। सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी तीनों मिला के क्या रहेगा, सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन रहेगा। तो ये इसमें तीनों मिला के टोटल जो मार्क्स रहेगा वो 50 रहेगा, और इसमें 30 मार्क्स। ठीक है, तो 50 और 30 मिला के कितना हो गया, 80 मार्क्स हो गया। अब यहाँ पर देखिए सेक्शन बी का बात करेंगे हम लोग सब्जेक्टिव में, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में। देखिएगा यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहेगा ना 8 रहेगा। कितना रहेगा, 8। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना पूछा जाएगा, 8 पूछा जाएगा। और इसमें जो आपको आंसर देना वो कितना देना है, 6 आंसर देना है। मतलब टोटल नंबर क्वेश्चन रहेगा आपका 8, आप उसमें से कोई भी चुन के आप 6 बना सकते हैं। और एक एक क्वेश्चन जो रहेगा आपका 2-2 मार्क्स का रहेगा। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना हो गया, 6, और मार्क्स कितना हो गया, प्रत्येक का 2-2 मार्क्स का हो गया। तो कितना हो गया टोटल मार्क्स, 12 मार्क्स हो गया। ठीक है, तो ये सेक्शन बी का रहेगा। क्लियर, सेक्शन सी में क्या हो गया, इसमें भी टोटल क्वेश्चन पूछा जाएगा 8, और आपको आंसर कितना देना है, 6 का आंसर देना है। कितना देना है, 6 का आंसर देना है। ये भी एक एक क्वेश्चन इसमें रहेगा 3 मार्क्स का, यानी कि 3 6 कितना हो गया, 18 हो गया। ठीक है, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है आपका सेक्शन डी इंपॉर्टेंट है। यहां पर दिख रहा होगा आप लोगों को सेक्शन डी। तो सेक्शन डी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें टोटल क्वेश्चन पूछा जाएगा 6, और आपको बनाना कितना है, 4 बनाना है। क्यों इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं ये, क्योंकि एक एक क्वेश्चन जो रहेगा आपका 5 मार्क्स का रहेगा। कितना मार्क्स का रहेगा, 5 मार्क्स का रहेगा। तो आपको इसी में तो सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। अगर आपको मैक्सिमम स्कोर करना है तो सबसे ज़्यादा अटेंशन किस में रहना चाहिए आपका, सेक्शन डी में, क्योंकि एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का, समझ रहे हैं आप। तो कितना वेटेज है यहाँ पर नंबर का। तो सबसे पहले आपको जो ध्यान देना है वो सेक्शन डी सेक्शन में ध्यान देना है। ठीक है, उसमें हम बताएंगे आपको 5 नंबरिया क्वेश्चन एक एक करके। उसका भी सीरीज ला रहे हैं हम। पहले हम सुपर 30 सीरीज आज बताएंगे, इसके बाद हम 5 नंबरिया भी बताएंगे, 3 नंबरिया भी बताएंगे, 2 नंबरिया भी बताएंगे। तो सब वीडियो को आप देखिएगा और उसी टाइप के क्वेश्चन को करके जाना है। जैक बोर्ड में यही तो है, आपको हिंट्स दे रहा है कि कैसा क्वेश्चन आएगा, बस आपको बनाना है वहाँ पर। ठीक है, सेम टाइप का क्वेश्चन रहेगा, उसी टाइप का क्वेश्चन आप 10-15 को प्रैक्टिस करके चल जाइएगा तो एकदम आराम से आप 20 पे 20 ला सकते हैं सेक्शन डी से। अब ज़्यादा हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे, तो बढ़ते हम लोग आगे। तो यहाँ पर हम सुपर 30 का बात कर रहे थे। सुपर 30 जो सीरीज है मेरा, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है आपका, पीवाईक्यू का क्वेश्चन लिया गया है, मॉडल सेट का क्वेश्चन लिया गया है, सारा मिक्सअप क्वेश्चन है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वही क्वेश्चन जो लिए हैं जो बार बार जैक बोर्ड पूछता आ रहा है। ठीक है, तो बढ़ते हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन में, सुपर 30 का जो मेरा पहला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखेंगे बोल रहा है पहला क्वेश्चन में, व्हाट टाइप ऑफ रिलेशन इज आर इक्वल टू ए बी बी सी बी ए सी बी। ये जो दिया हुआ, ये ऑर्डर्ड पेयर में दिया हुआ आपका ए बी बी सी बी ए सी बी। ध्यान से देखिएगा, पूरा समझ में आएगा आपको। ठीक है, और यहाँ पर सेट दिया रहेगा आपका। तो यहाँ पर हम पूरा डिटेल में तो नहीं जाएंगे, लेकिन आपको पूरा समझ में आएगा कौन सा रिफ्लेक्सिव होगा, कौन सा सिमेट्रिक होगा, कौन सा ट्रांजिटिव होगा। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको सेट को देखना। किसको देखना, सेट को। सेट का एलिमेंट क्या है मेरा, ए बी सी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव, हाँ, कि ये जो मेरा रिलेशन है, रिलेशन मेरा क्या दिया हुआ है, ए बी बी सी बी ए और दिया मेरा सी बी दिया हुआ, ये रिलेशन दिया हुआ। ठीक है, तो पूछ रहा है यहाँ पर कि ये रिलेशन कौन सा रिलेशन होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा या सिमेट्रिक रिलेशन होगा या ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, या इसमें से कोई नहीं होगा। तो हम लोग को क्या करना, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमको ध्यान देना है। अगर हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव, किसका बात करेंगे, रिफ्लेक्सिव का,
तो इसमें क्या होता है, सेम इमेज होता है। देखिए जिस सेट का एलिमेंट, जो ध्यान से देखिएगा, सेट का एलिमेंट क्या है मेरा, ए बी सी है ना। तो इसका सेम इमेज होना चाहिए, किसमें, रिलेशन में होना चाहिए, याद रखिएगा। जैसे यहाँ पर ए है तो ए मेरा किस में होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए। बी मेरा रिलेशन में होना चाहिए। बी मेरा किस में होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए। सी मेरा रिलेशन में होना चाहिए। तीनों होना चाहिए रिलेशन में। क्या मेरा ये तीनों जो ऑर्डर्ड पेयर का जो एलिमेंट है वो मेरा इसमें है। ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, एक भी नहीं रहा तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, मतलब ये रिफ्लेक्सिव मेरा होगा नहीं। ठीक है, अब सिमेट्रिक का बात करेंगे हम लोग। तो सिमेट्रिक में क्या होता है, ध्यान देना यहाँ पर। अगर हम बात करें सिमेट्रिक में, ठीक है, यहीं पर लिखते हैं हम, ठीक है। अगर हम बात करें सिमेट्रिक का, ठीक है, फिर से हम लोग सेट का एलिमेंट में आ जाएंगे, है ना। सेट का एलिमेंट क्या दिया हुआ मेरा, ए बी सी दिया हुआ है, और रिलेशन मेरा ये दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि ए बी अगर आर में है, तो बी ए भी किस में होगा, आर में होना चाहिए। ठीक है, और दोनों एलिमेंट किसका होना चाहिए, सेट ए का होना चाहिए। समझ में आया, क्लियर। अगर हम बी सी ले रहे हैं, यहां पर मान लीजिए बी सी ले रहे हैं, तो बी सी अगर मान लीजिए आर में है, तो सी बी भी मेरा किस में होना चाहिए, आर में होना चाहिए। और फॉर ऑल, इसका सिंबल का मतलब हो गया फॉर ऑल, बी सी जो होगा मेरा वो किस में होना चाहिए, सेट ए का एलिमेंट होना चाहिए। तो यहां पर ध्यान देना, ए बी है मेरा, रिलेशन में होना चाहिए। ठीक है, ए बी रिलेशन में है तो बी ए भी मेरा रिलेशन में है। देखिए ध्यान से देखिए, ठीक है। बात करेंगे बी सी का, तो बी सी है तो बी सी का उल्टा क्या हो गया, सी बी, तो सी बी भी मेरा रिलेशन में है। इसका मतलब ये जो रिलेशन है मेरा, कौन सा रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है मेरा, सिमेट्रिक। अगर कोई भी रहता, मान लीजिए डी रहता, तो डी का हम लोग ई डी खोजते, तो वो क्या हो जाता है मेरा, सिमेट्रिक हो जाता। समझ में आ रहा, क्लियर। अब आगे हम लोग देखेंगे ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का क्या होता है, यहां पर लिखते हैं हम लोग ट्रांजिटिव। अगर हम बात करें ट्रांजिटिव का, ट्रांजिटिव, ठीक है, ट्रांजिटिव का क्या रूल होता है कि अगर ए बी आर में रहा और बी सी भी आर में रहा, तो मेरा ए सी भी आर में होना चाहिए। कौन होना चाहिए मेरा, ए सी भी आर में होना चाहिए। ये ए और सी मेरा आर में होना चाहिए। ठीक है, तो इसको भी चेक कर लेते हैं हम लोग। देखिए ये ए बी हो गया, इसको ए बी मान लिया। देखिए बी पे खत्म हुआ तो बी से खोजना है, बी से कौन कौन सा एलिमेंट है, ये वाला है और ये वाला है, समझ आया ना। तो हम इसको पहले चेक करते हैं, ए बी और बी सी। तो ए सी भी किस में होना चाहिए, आर में होना चाहिए। क्या ए सी मेरा आर में है, ए सी मेरा आर में है, खोजिए। ए सी तो दिख नहीं रहा है आर में, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इस क्वेश्चन का, मेरा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम लोग। इफ एफ फंक्शन है यहाँ पर आर टू आर बी सच दैट एफ एक्स इक्वल टू 5x प्लस 4 देन एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको 2026 में भी देखने को मिल सकता है कि एफ इनवर्स निकालने दे दे, आपको कोई फंक्शन दिया रहेगा और उसका एफ इनवर्स निकालने दे दे। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये जैक 2023 में पूछा है, हो सकता है 2026 में भी पूछे, इस टाइप का ही क्वेश्चन हो सकता है, हूबहू यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे गिवन। तो गिवन क्या दिया हुआ फंक्शन, एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ मेरा 5x प्लस 4। क्लियर, यहां तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे हम लोग, एफ एक्स को क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। ठीक है, लेट y इक्वल टू क्या मान लिए, एफ एक्स। यहां तो समझ में आया होगा आप लोग को। ठीक है, अब यहां पर देखिए एक चीज ध्यान देना है। अगर हम बात करें x का, तो इसको इधर लेके आएंगे ना, तो ये एफ इनवर्स y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स y। अरे होगा कि नहीं, ठीक है। अगर हम f को इधर लेके आएंगे तो एफ इनवर्स y हो जाएगा। क्लियर, अब यहां पर देखिएगा, अब हम y एफ एक्स की जगह पर क्या लिख देंगे, y लिख देंगे। तो y इक्वल टू क्या हो गया, एफ एक्स प्लस 5x प्लस 4 हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, यहां से x इक्वल टू निकाल लेंगे। क्या करेंगे, x इक्वल टू निकालेंगे। तो y माइनस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, 5x। अगर हम 5 को इधर लेके आए तो y माइनस 4 बाई क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग x के टर्म में निकाल लेंगे, मतलब y के टर्म में निकालिए, x बराबर क्या निकाल ले, y के टर्म में। ठीक है, तो y माइनस 4 बाई 5 हो गया। क्लियर, यहाँ तो समझ में आया होगा आपको। अब यहाँ पर ध्यान देना, y माइनस 4 बाई 5 है और इधर x है, तो x की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं एफ इनवर्स y। अरे लिख सकते कि नहीं बताइए, क्योंकि अभी हम बताए कि x इक्वल टू क्या मेरा, एफ इनवर्स y है। ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए y है तो यहाँ पर y लिखे। अगर हम y की जगह पर क्या लिख दे, x लिख दे। ठीक है, तो यहाँ पर भी मेरा, जैसे यहाँ y है तो यहाँ पर भी y हुआ। अगर यहाँ x रहेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा x। तो x माइनस 4 बाई क्या हो गया, 5 हो गया।
तो यही मेरा निकल गया एफ इनवर्स एक्स। सिंपल, कुछ नहीं करना आपको, उस फंक्शंस को वाई मानना है। लेट y इक्वल टू एफ एक्स, तो यहाँ से x इक्वल टू निकाल लीजिएगा एफ इनवर्स y। ये आसान रहेगा, आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। y इक्वल टू 5x प्लस 4 लिख दिए हम लोग। अब यहाँ से हम x बराबर निकाल लिए, 5 को इधर कर दिए तो मेरा क्या हो गया, y माइनस 4/5 हो गया। इसके बाद क्या किया हम लोग, x की जगह पर क्या लिख दिया हम लोग, एफ इनवर्स y, क्योंकि यहाँ पर x इक्वल टू हम लोग लिखे हैं एफ इनवर्स y। क्लियर। अब यहाँ पर क्या हो गया, एफ इनवर्स y, यहाँ y है तो यहाँ y लिख दिए। अब y की जगह पर हम क्या रख दिए, x रख दिए, क्योंकि हमको चाहिए क्या, पूछा क्या है क्वेश्चन में, पूछा हमको एफ इनवर्स x निकालना, ठीक है। तो हम लोग क्या किया, हम लोग x y की जगह पर x लिख दिए, तो क्या निकल गया मेरा एफ इनवर्स x। तो एफ इनवर्स x इक्वल टू कितना हो गया मेरा, x माइनस 4/5 हो गया। तो यही मेरा ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ में आया। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो आप आराम से बना सकते हैं, इसी तरह करके बनाइएगा, आराम से बनेगा आपका। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है मेरा, फॉर एनी ऑपरेशन, यहाँ पर स्टार जैसा दिया हुआ, ठीक है, स्टार बी डिफाइंड ऑन 0 एज a स्टार b इक्वल टू a प्लस b बाई 3, देन 1 स्टार 2 इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। तो ये बाइनरी ऑपरेशन में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना आपको। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डिफाइन क्या किया है, a स्टार b को कैसे डिफाइन किया है, a प्लस b बाई 3। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, a स्टार, ये बाइनरी ऑपरेशन है आपका, a प्लस b बाई 3। क्लियर। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 1 स्टार 2 निकालने बोला, तो 1 स्टार 2 निकालेंगे। तो सिंपल है, a की जगह पे 1 रख देना है और b की जगह में क्या रख देना है, 2 रख देना है। तो ये a का वैल्यू हो गया, ये b का वैल्यू हो गया। तो a की जगह में क्या बैठा दिए, 1 बैठा दिए, और b की जगह में क्या बैठा, 2 बैठा दिए। तो 1 और 2 कितना हो गया, 3, 3/3 कितना हो जाएगा मेरा, 1 हो जाएगा। यही होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर कितना है, बी। क्लियर, समझ में आ रहा होगा ना आप लोग को। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन है। तो ध्यान देना है यहाँ पर कि रिलेशन फंक्शन से कितना क्वेश्चन हो गया, टोटल 3 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन लिया हम, ठीक है। इसी टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, प्रिंसिपल वैल्यू निकालने देगा, उसका भी क्वेश्चन लिया हम। देखिए आगे, तो यहाँ पर देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, कॉट इनवर्स 1/√3 दिया है, माइनस कॉस इनवर्स माइनस 1/2 दिया है। तो यहाँ पर ध्यान देना है, हम लोग जानते हैं फॉर्मूला कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, दिया हुआ मेरा गिवन कॉट इनवर्स 1/√3 दिया हुआ है, माइनस क्या दिया हुआ है, कॉस इनवर्स माइनस 1/2 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग देखें कॉट इनवर्स है, तो कॉट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, कॉट का वैल्यू देखेंगे। कॉट कितना का वैल्यू 1/√3 होता है, तो कॉट π/6 का वैल्यू मेरा 1/√3 होता है, ठीक है। सॉरी, कॉट π/3 का वैल्यू मेरा क्या होता है, 1/√3 होता है। कॉट 60 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें कॉस इनवर्स माइनस थीटा है, यहाँ पर ध्यान देना है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, तो क्या होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ये फॉर्मूला। तो इसी फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। तो क्या करेंगे, कॉस इनवर्स माइनस एक्स है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 लिखेंगे। क्लियर, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। आगे बढ़ते हम लोग, यहाँ पर देखेंगे कॉट यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरा क्या हो जाएगा π/3, ठीक है। इसको काट के नहीं दिखाना है, ठीक है, ये डायरेक्ट आपको लिखना π/3, ये ठीक है, आपको क्या करना है, डायरेक्ट लिखना π/3। इसको तो माइनस लिखेंगे, ये माइनस को अगर मल्टीप्लाई करें तो माइनस पाई हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया मेरा, π/3 हो गया यहाँ पर, फिर माइनस पाई हो गया, फिर प्लस कॉस इनवर्स सेम। अब कॉस कितना का वैल्यू 1/2 होता है, तो कॉस हम लोग जानते हैं 60 का वैल्यू होता है, यानी कि कॉस π/3 हो गया ये, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे आगे। तो π/3 हो गया मेरा, माइनस पाई प्लस π/3। तो सिंपल है, इसको अगर हम लोग जोड़ेंगे तो पाई और π/3 और π/3 कितना हो गया, 2π/3 माइनस क्या हो गया, पाई। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो माइनस π/3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस π/3। कैसे, 3 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, -3π प्लस 2π, तो कितना हो जाएगा मेरा, -π हो जाएगा। तो -π/3 होगा इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर कितना होगा, बी होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसेक इनवर्स -√2। तो आपको निकालने दिया है कॉसेक इनवर्स -√2, ठीक है। तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालने दिया, तो प्रिंसिपल वैल्यू किसको बोलेंगे, रेंज, जो मेरा रेंज होता है कॉसेक इनवर्स एक्स का, वही मेरा प्रिंसिपल वैल्यू होगा, ठीक है। तो कॉसेक इनवर्स का जो रेंज होगा मेरा, रेंज जो होता है वो क्या होता है, -π/2 से π/2, सॉरी, -π/2 से π/2,
एक्सक्लूडिंग जीरो। एक्सक्लूडिंग जीरो का मतलब क्या होता है, -90 और 90 के बीच में जो भी वैल्यू आएगा, ठीक है, वो मेरा कॉसिक इनवर्स का क्या होगा, रेंज होगा, ठीक है। लेकिन किसको छोड़ के, जीरो को छोड़ के, क्योंकि इसके बीच में जीरो भी आता है, तो इसको हम लोग एक्सक्लूडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सक्लूडिंग। इंक्लूडिंग नहीं, क्या बोलेंगे, एक्सक्लूडिंग, ठीक है, याद रहेगा, क्या बोलेंगे इसको, एक्सक्लूडिंग, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, एक्सक्लूडिंग। -90 और 90 के बीच में जीरो आता है कि नहीं, तो जीरो को छोड़ के बाकी जितना भी मान लीजिए उसके बीच में कोई भी नंबर आता है तो वो उसका क्या होगा, रेंज होगा, किसका, कॉसिक इनवर्स का। तो यहां पर क्या दिया हुआ मेरा, कॉसिक इनवर्स -√2 दिया है। तो हम लोग जानते हैं कॉसिक इनवर्स माइनस थीटा का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, माइनस आगे आता है और √2 यहाँ लिखेंगे हम लोग, कॉसिक इनवर्स √2। अब माइनस का माइनस लिखेंगे, कॉसिक इनवर्स लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए कॉसिक कितना का वैल्यू, √2 होता है। कॉसिक जो होता है, कॉसिक पाई/4 का वैल्यू √2 होता है, ठीक है, क्योंकि कॉस साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2। तो कॉसिक 45 का क्या हो जाएगा, मेरा √2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा ये कॉसिक हट जाएगा तो मेरा क्या बचेगा, -π/4। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा मेरा ऑप्शन नंबर बी होगा। इसका भी आंसर क्या हो गया, नंबर बी हो गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ये जो क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका जैक 2024 में पूछा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपका, एक क्वेश्चन आपको देखने में मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। ये इक्वल मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है, ध्यान देना है, इक्वल मैट्रिक्स, ठीक है। इक्वल मैट्रिक्स में क्या होता है कि मेरा जो क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट है, मान लीजिए दो मेरा मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो इसका ऑर्डर तो सेम रहेगा। ये कितना बाई कितना का ऑर्डर है, 2/2 का है, ये भी 2/2 का है। उसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम रहेगा, समझे। यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 1 होगा, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 रहेगा, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 रहेगा, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर भी 4 रहेगा, ठीक है। तो ये होता है इक्वल मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ 3 है तो यहाँ पर भी 3 है, और यहाँ 2 है तो यहाँ पर भी 2 है ना। तो ये इक्वल मैट्रिक्स ही है, सिंपल सा फंडा है इसको पहचानने का, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ x है और x की जगह यहाँ पर क्या है, 5 है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा, 5, सिंपल। यहाँ 1 है तो यहाँ पर भी 1 होना चाहिए, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, 1 हो जाएगा। तो मेरा x का वैल्यू कितना हो गया, 5 हो गया, y का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ पर 1 रखेंगे तभी नहीं ये इक्वल मैट्रिक्स होगा, और यहाँ पर 5 रखेंगे तभी नहीं ये इक्वल मैट्रिक्स होगा। क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट का मतलब इसका जो पहला पोजीशन है सेम होना चाहिए, इसका दूसरा सेम होना चाहिए, तीसरा सेम होना चाहिए, चौथा सेम होना चाहिए, ठीक है। तो वही मेरा क्या, कौन सा मैट्रिक्स कहलाता है, इक्वल मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर बी, सारा बी आ रहा, ठीक है। देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे हम लोग। एक मैट्रिक्स दिया हुआ और इसको पहचानने बोल रहा है ये मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स है, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स है या डायगोनल मैट्रिक्स है या यूनिट मैट्रिक्स है या स्केलर मैट्रिक्स है। तो देखते हैं हम लोग कौन सा मैट्रिक्स होगा ये। तो सबसे पहले हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है कि इसमें रो और कॉलम क्या होता है, रो और कॉलम क्या होता है, बराबर होता है। जैसे मान लीजिए ये 2 4 5 6 दे दिया, तो ये कितना बाई कितना का मैट्रिक्स है, 2/2 का, मतलब रो भी सेम और कॉलम भी सेम। अगर मान लीजिए ऐसे रहा 3 4 5 6 7 8 कुछ भी दे देते हैं, 1 2 3 दे दिया मान लीजिए, ठीक है। ये कितना बाई कितना का मैट्रिक्स है, 3/3 का मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें 3 रो है और 3 कॉलम है, ठीक है। तो ये मेरा कौन सा मैट्रिक्स हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसका रो और कॉलम क्या होता है, सेम होता है, उसको हम लोग क्या कौन सा मैट्रिक्स बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। तो यहाँ पर गौर से देखिए, इसमें रो और कॉलम क्या है, सेम है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। क्लियर। आगे भी देखते हैं हम लोग, समझे। अभी इसको हम लोग अभी हम लोग इसको टिक नहीं करेंगे, ठीक है। ये तो हमको पता चल गया कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। आगे भी देख लेते हैं, और भी मैट्रिक्स है उसको भी चेक कर लेते हैं पहले। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि देखिए यहाँ पर 1 2 3 सॉरी, हाँ, इसमें क्या होता है कि डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के, ठीक है, डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी सब मेरा क्या होगा, एलिमेंट 0 होगा। मतलब डायगोनल एलिमेंट कौन सा होता है, ये वाला होता है, समझे। ये सब एलिमेंट को छोड़ के बाकी सब एलिमेंट क्या होगा, 0 होगा। लेकिन ये रिपीट नहीं होना चाहिए, रिपीट मतलब सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेम होगा तो फिर वो डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होगा, स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा, अगर तीनों सेम हो जाएगा तो, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर 1 ले लिए, सॉरी यहाँ 2 ले लिए, यहाँ पर भी 2 ले लिए और यहाँ पर भी 2 ले लिए, बाकी सब 0, ठीक है। तो ये मेरा कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा, स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। ये मेरा स्केलर कहलाएगा, ठीक है, और ये मेरा डायगोनल कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। समझ में आ रहा ना। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल का एलिमेंट को छोड़ के बाकी सब मेरा 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर डायगोनल में है ही नहीं एलिमेंट, समझे। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स तो होगा नहीं, ठीक है। फिर देखिए स्केलर मैट्रिक्स का बात, सॉरी यूनिट मैट्रिक्स का बात करें तो यूनिट मैट्रिक्स में क्या होता है कि सारा एलिमेंट क्या होना चाहिए, डायगोनल का 1 होना चाहिए, बाकी सब एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए,
जो डायगोनल में एलिमेंट है मेरा वो क्या होना चाहिए, सारा मेरा 1 होना चाहिए। ये डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। वो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनियन मैट्रिक्स, यूनियन मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल सकते हैं हम लोग। तो ये मेरा सारा तो 1 है नहीं, ये भी मेरा नहीं होगा, यूनियन मैट्रिक्स भी नहीं होगा। रह गया मेरा स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में भी डायगोनल एलिमेंट में क्या सारा एलिमेंट सेम होना चाहिए, तभी वो मेरा स्केलर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। अगर वहाँ 1 1 हो जाता तो वो मेरा यूनियन मैट्रिक्स होगा, लेकिन उसके अलावा कोई भी एलिमेंट अगर सेम रहा उसमें तो वो मेरा कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा, स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। तो ये स्केलर मैट्रिक्स भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए डायगोनल में सेम एलिमेंट है ही नहीं, ये उल्टा है, ये डायगोनल नहीं कहलाता, समझ। तो मेरा स्केलर मैट्रिक्स भी नहीं होगा, तो कौन सा हो जाएगा, मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा मेरा ए हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे हम लोग। इफ ए इक्वल टू दिया हुआ 3 2 3 4 देन डिटरमिनेंट 3a निकालना। आपको क्या निकालना है इसमें, डिटरमिनेंट। ये मैट्रिक्स का सिंबल हो गया, ये कौन सा सिंबल हो गया, मैट्रिक्स। अगर इस तरह दिया रहे तो ये क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान देना यहाँ पर कैसे निकालें इसको। हम लोग दो तरीका से निकाल सकते हैं। देखिए जो मेरा मैट्रिक्स दिया हुआ है, गिवन ए इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 3 2 3 4 ये दिया हुआ है। इसको हम लोग क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दिए तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, 3 4 जा 12 हो जाएगा। अब इसका क्या निकालेंगे हम लोग, डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो डिटरमिनेंट कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, 9 6 9 12। तो डिटरमिनेंट का रूल क्या होता है, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 12 9 जा कितना हो गया 108, 9 6 जा कितना हो गया 54। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा आंसर, मेरा 54 आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया इसको सॉल्व करने का। दूसरा तरीका क्या है, ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ वो क्या है, 2 बाई 2 का मैट्रिक्स दिया है। तो एक प्रॉपर्टी होता है, एक रूल होता है कि अगर हम k का डिटरमिनेंट निकालते हैं तो k की पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट a हो जाएगा। तो n मेरा कौन है, यहाँ पर ऑर्डर है, ऑर्डर को ही हम लोग क्या बोलेंगे, n बोलेंगे। क्लियर। ऑर्डर को ही क्या बोलेंगे हम लोग, n बोलेंगे। अब यहाँ पर ध्यान देना है, इसको अगर हम बनाएंगे तो यहाँ पर क्या बोला, 3a का डिटरमिनेंट निकालने। तो 3a का डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हो जाएगा मेरा k मेरा स्केलर है, तो 3 के पावर क्या हो जाएगा, मेरा ऑर्डर हो जाएगा। ऑर्डर कितना बाई कितना का है, 2 बाई 2 का, तो 3 पावर 2 हो जाएगा। और डिटरमिनेंट किसका निकालना, a का। तो a का डिटरमिनेंट निकालेंगे तो 3 2 3 4, तो कितना हो जाएगा, यहाँ 9 हो गया, 4 3 12 और 3 गुना 6, तो कितना हो गया 9 गुना 6, यानी कि इसका भी कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। क्लियर। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ये, ठीक है। तो दो तरीका से इसको बना सकते हैं हम लोग। अगर मान लीजिए क्वेश्चन इस तरह रह गया ऑब्जेक्टिव में कि ऑर्डर दिया हुआ है आपका, ठीक है, और बोल देगा आपका कि 5a का डिटरमिनेंट निकालो, समझे। ये मैट्रिक्स नहीं दिया रहेगा 3 बाई 3 का मैट्रिक्स है, और आपको बोल देगा कि आप 5a का क्या निकालो, डिटरमिनेंट निकालो, तो ये वाला फेल हो जाएगा तभी, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा उस टाइम, क्या करना पड़ेगा कि ऑर्डर जो 5 बाई 5 का दिया रहेगा तो उस टाइम आपको 5 बाई 5 का मानना पड़ेगा, फिर निकालना पड़ेगा, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा। तो इसलिए इस प्रॉपर्टी को भी याद रख लीजिएगा, ठीक है। ये मेरा स्केलर हो गया, क्या हो गया, k मेरा स्केलर हो गया और a मेरा मैट्रिक्स हो गया। इसको अगर हम डिटरमिनेंट निकालेंगे तो k पे पावर n हो जाएगा, n मेरा क्या हो गया, ऑर्डर, और a का डिटरमिनेंट निकाल दीजिएगा और इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो मेरा ये निकल जाएगा, ठीक है। क्लियर। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में। कोफैक्टर ऑफ -3 इन डिटरमिनेंट। तो यहाँ पर दिया हुआ, ये जैक 2024 में पूछा है, कोफैक्टर ऑफ -3 का कोफैक्टर निकालने पूछ रहा है, ठीक है। तो कोई भी देखिए किसी भी एलिमेंट का अगर हम कोफैक्टर निकालेंगे तो उसका पोजीशन को पहले देखेंगे हम लोग। तो ये कौन सा पोजीशन होगा, ये देखिए यहाँ पर दूसरा रो है, और सॉरी तीसरा रो है ये, और दूसरा कॉलम है, ठीक है। तो इसका पोजीशन क्या हो गया, A32 हो गया, क्या हो गया, A32 हो गया। मतलब A32 अगर हम कोफैक्टर निकाल दिए तो मेरा क्या हो जाएगा, उस -3 का कोफैक्टर निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर A32 मतलब ये इसका कोफैक्टर निकाल बोल रहा है, मतलब C32 निकालना है। तो यहाँ कोफैक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, Cij इक्वल टू, क्या होता है, Cij इक्वल टू, ठीक है। Cij इक्वल टू क्या होता है, -1 की पावर में i प्लस j और Mij, m मेरा क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए C32 है, तो यहाँ पर -1 की पावर में क्या हो जाएगा, 3 + 2 हो जाएगा, और मेरा Mij निकालेंगे, मतलब M32 निकालना है, ठीक है। तो -1 के पावर में क्या हो गया, ये 5 हो गया, और M32 मेरा क्या हो जाएगा, ये वाला है M32। तो इसका अगर हम माइनर निकालेंगे तो माइनर कैसे निकलेगा, ये वाला हटेगा और ये वाला हटेगा, तो बचेगा क्या यहाँ पर 0 -2 -1 और 2 होगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो -1 ये हो गया, इसको सॉल्व करेंगे 0, और इसको सॉल्व करेंगे तो +2 हो गया, और बीच में माइनस हो जाएगा, यानी कि -1 गुना कितना हो जाएगा, -2, यानी कि क्या आ जाएगा आंसर, इसका 2 आ जाएगा। ये नन ऑफ दीज होगा, यहाँ पर तो ऑप्शन है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, नन ऑफ दीज होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है मेरा
डी बाई डी एक्स टेन एक्स स्क्वायर, मतलब टेन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पूछ रहा है यहाँ पर, ठीक है, कि टेन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये जैक 2023 में पूछा है। तो इसको हम लोग बनाएंगे कैसे, सिंपल सा है, इसको हम लोग y मान लेंगे, पहले क्या मान लेंगे, लेट y इक्वल टू टेन एक्स स्क्वायर। तो इसको कितना बार डिफरेंस करेंगे हम लोग, 2 बार डिफरेंस करेंगे, क्योंकि देखिए टेन का तो डिफरेंस होगा ही, और ये क्या एक्स स्क्वायर का भी डिफरेंस होगा। तो अगर हम इसको डिफरेंस करेंगे 2 बार, तो डी वाई पे क्या हो जाएगा डी एक्स, और टेन का डिफरेंस करेंगे क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर, और जो एंगल में है वही रहेगा, और इसका भी डिफरेंस होगा एक बार। तो एक्स स्क्वायर का अगर हम लोग डिफरेंस करेंगे कितना होगा 2x हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा मेरा 2x सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा मेरा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है मेरा, इफ रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल टू रूट ए देन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ठीक है। ये आपका 5.3 का क्वेश्चन है, 5.3 बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है, एनसीईआरटी का इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट का क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। तो मेरा क्या दिया हुआ, रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल टू दिया हुआ रूट ए, ठीक है। तो दोनों तरफ डिफरेंस करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड। अगर हम बात करें तो डिफरेंशिएट बोथ साइड करना हमको, ठीक है, बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो रूट एक्स का डिफरेंस क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। अगर हम रूट वाई का बात करें तो रूट वाई का क्या हो जाएगा डिफरेंस 1/2 रूट वाई, और वाई का डिफरेंस क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, क्लियर। और रूट ए का अगर हम लोग डिफरेंस करेंगे, रूट ए मेरा क्या है कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पर ध्यान देना है। रूट एक्स का डिफरेंस कर रहे हैं 1/2 रूट एक्स हो गया, यहाँ पर 1/2 रूट वाई हुआ, फिर वाई का भी डिफरेंस होगा। क्यों होगा, क्योंकि हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंस कर रहे हैं। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंस कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंस कर रहे हैं। इसलिए रूट वाई रहेगा तो क्या करना है 1/2 रूट वाई लिख देना, फिर वाई का डिफरेंस क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई डी एक्स लिख देंगे। और रूट ए का डिफरेंस करेंगे तो ये मेरा कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस क्या होगा 0 हो जाएगा, क्लियर। अब क्या करेंगे हम लोग डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। तो डी वाई डी एक्स वाला देखिए एक साइड रखना, बाकी सबको उस साइड भेज देना, ठीक है। तो 1/2 रूट वाई हो गया ये, और इधर क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अगर हम इस साइड भेजे इसको तो क्या हो जाएगा -1/2 रूट एक्स। आप चाहे तो इसको काट सकते हैं, ठीक है। और डी वाई बाई डी एक्स अगर आपको निकालना रहे तो कैसे निकालेंगे, इस रूट वाई को उस पार कर दीजिए, तो मेरा क्या आ जाएगा माइनस रूट वाई, और नीचे क्या आ जाएगा रूट एक्स आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा मेरा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस रूट वाई बाई रूट एक्स, क्लियर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला भी आपका डिफरेंशिएशन ही है। इफ y इक्वल टू एक्स टू द पावर x देन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ना, फंक्शंस के ऊपर फंक्शंस रहेगा, तो उसको हम लोग हमेशा लॉग लगे बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, लॉग लगे बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ मेरा y इक्वल टू क्या दिया हुआ है x टू द पावर x। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड। ऐसे लिख सकते हैं आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है। तो इधर हम अगर हम लॉग लेंगे तो लॉग y हो जाएगा, और इधर क्या लॉग x टू द पावर x। दोनों तरफ क्या किया, सिर्फ आगे लॉग लगा दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लॉग y हो गया, इधर x आगे आ जाएगा। कैसे आ गया आगे, हम लोग जानते हैं कि log m टू द पावर n का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है n log m होता है, ठीक है। इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे हम लोग, ये n आगे आ जाएगा। देखिए यहाँ पर log एक ऐसा फंक्शन है, देखिए दोनों सेम है, यहाँ अलग अलग है, फिर भी n आगे आ रहा ना, तो इसमें भी एक आगे आएगा। इसको हम m मान सकते हैं, उसको n मान सकते हैं, ठीक है। तो ये x क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा। तो x log s किस फॉर्मूला से आएगा, इस फॉर्मूला से, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसको डिफरेंस करेंगे, बोथ साइड लिखेंगे यहाँ पर डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो इसका अगर हम लोग डिफरेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/y हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए u इंटू वी रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, x इंटू लॉग एस है, मतलब किसी एक फंक्शन को छोड़ेंगे, पहले x को छोड़ेंगे, लॉग एस का डिफरेंस क्या आ जाएगा 1/x, फिर लॉग एस को छोड़ेंगे और x का डिफरेंस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ x कटेगा, तो मेरा जो डी वाई बाई डी एक्स आएगा वो क्या आ जाएगा, इस y को उस साइड कर देंगे, तो y को उस साइड करेंगे तो y हो जाएगा मल्टीप्लाई 1 प्लस क्या बचेगा ब्रैकेट में मेरा log x। अब इस y का वैल्यू रख देंगे हम लोग, तो y का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ रखेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स y इक्वल टू कितना मेरा x टू द पावर x 1 प्लस log x, यही हो जाएगा मेरा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मिलेगा हमको, ऑप्शन नंबर है मेरा ए, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्लियर।
उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13 में देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है मेरा, इफ x इक्वल टू ए कॉस थीटा, y इक्वल टू ए साइन थीटा, देन डी वाई बाई डी एक्स। तो आपको क्या निकालने बोल रहा है यहाँ पर, डी वाई बाई डी एक्स निकालने बोल रहा है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपका पैरामेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन है। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आपको मिल जाए तो क्या करना है, x इक्वल टू ए कॉस थीटा, ठीक है, ये दिया हुआ आपका, ठीक है। इस टाइप का अगर आपको क्वेश्चन मिल जाए तो आपको क्या करना है, x इक्वल टू पहले लिखना है ए कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पर थीटा है तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंस करेंगे। अगर हम इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो डी एक्स बाई डी थीटा हो जाएगा, और ए हो जाएगा, और कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, यानी कि इसका जो डिफरेंस होकर आएगा क्या आ जाएगा, माइनस ए साइन थीटा आएगा, ठीक है। फिर उसी तरह y इक्वल टू दिया हुआ है, तो y इक्वल टू कितना दिया हुआ मेरा बताइए, ए साइन थीटा दिया हुआ है, ठीक है। इसको अगर हम लोग थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंस करेंगे डी वाई बाई डी थीटा, तो ए हो जाएगा, और साइन थीटा का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। अब हमको निकालने क्या बोला है, डी वाई बाई डी एक्स। क्या निकालने बोला, डी वाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स हम लोग जानते हैं क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स जो होता है, पहले इसको लिख देंगे डी वाई बाई डी थीटा, फिर क्या लिख देंगे, डी एक्स बाई डी थीटा, ठीक है। तो डी वाई बाई डी थीटा कितना हो जाएगा, ए कॉस थीटा, और डी एक्स बाई डी थीटा कितना हो जाएगा, माइनस ए साइन थीटा, ठीक है। तो ए कटेगा, कटेगा ना। तो मेरा जो आंसर आ जाएगा यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट थीटा होता है, तो माइनस कॉट थीटा। क्लियर। तो इसमें ऑप्शन है ही नहीं, तो ये हो जाएगा मेरा नॉन ऑफ दिस। क्लियर। माइनस कॉट थीटा है ही नहीं, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, नॉन ऑफ दिस हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मेरा माइनस कॉट थीटा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखेंगे हम लोग इंटीग्रेशन, ठीक है। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इंटीग्रेशन से रिलेटेड बहुत सारे चैप्टर है, ठीक है। जैसे आपका एरिया हो गया, एरिया नहीं बनेगा, फिर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, वो भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे ये क्वेश्चन को हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14 को, क्वेश्चन नंबर 14 है मेरा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो यहाँ पर ध्यान देना है। सबसे पहले हम लोग फंक्शन को हम लोग आई मान लेंगे, लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो इसको हम लोग इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो हम लोग जानते हैं कि 1 माइनस कॉस 2x का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। अगर यहीं पर प्लस रह जाए तो मेरा 2 कॉस स्क्वायर एक्स फॉर्मूला होगा, ठीक है। यहाँ से हम साइन स्क्वायर एक्स निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग, साइन स्क्वायर एक्स की जगह पर 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 लिख देंगे, और dx। अब 1 बाई 2 को हम बाहर कर लेते हैं, तो बचा क्या मेरे पास, 1 माइनस कॉस 2x dx। अब यहाँ ध्यान देना है, 1 है, 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन यहाँ पर हो जाएगा मेरा x, और यहाँ cos 2x है तो cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन होता है, और जो एंगल के साथ जो कोफिशिएंट रहता है वो नीचे आ जाता है, ठीक है। साइन 2x बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस c। यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो इसको क्या कर देंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे, तभी मेरा आंसर मिलेगा। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो x बाई 2 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, साइन 2x बाई 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर x बाई 2 माइनस साइन 2x बाई 4 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है मेरा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स बाई कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो इसको हम लोग कैसे इंटीग्रेट करेंगे, ध्यान देना है। यहाँ पर लिखेंगे, लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स बाई कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। तो सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, फिर 1 बाई क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 बाई कॉस, और कॉसेक का जो फॉर्मूला होता है वो 1 बाई साइन होता है। तो स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए हम लोग, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, ये इसको अगर हम ये पलट जाएगा तो मेरा क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स बाई 1 हो जाएगा इंटू डी एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है मेरा, टेन स्क्वायर एक्स होता है, क्या होता है, टेन स्क्वायर एक्स। और हम लोग टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करने जानते हैं, तो इसका ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला होता है क्या, सेक स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो क्या हो जाएगा मेरा, 10x, और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो 10x माइनस एक्स हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई रूट अंडर 16 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं एक फॉर्मूला होता है 1 बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसी फॉर्मूला से ये क्वेश्चन बनेगा मेरा, ठीक है।
इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a² माइनस x² क्या हो जाता है, साइन इनवर्स x बाई होता है, साइन इनवर्स क्या होगा, x बाई ए हो जाएगा प्लस सी, ठीक है। तो यही फॉर्मूला लगाना है इसमें। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को क्या मानते हैं, आई मानते हैं। लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/√16 माइनस x² और dx, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, इस 16 को लिख सकते हैं हम लोग 4 का स्क्वायर, 1/√4 का स्क्वायर माइनस x² और dx। तो क्या हो जाएगा मेरा, ये साइन इनवर्स x बाई ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x बाई ए हो जाएगा। तो ये मेरा कितना है, 4 है प्लस सी। देखिए इसको मिलाइए और इसको मिलाइए, सेम मिला, ए की जगह में क्या है 4 है, ठीक है। तो साइन इनवर्स क्या हो जाएगा मेरा, ये x बाई 4 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर साइन इनवर्स x बाई ए हुआ था, तो ए मेरा क्या है, यहाँ 4 है, तो साइन इनवर्स x बाई 4 हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, ये भी इंटीग्रेशन है, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को आई मानते हैं, तो आई मान लेंगे यहाँ पर, ठीक है, आई मान लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 1/1 प्लस x² और dx। तो इंटीग्रेशन 1/1 प्लस x², यानी कि 1/1 प्लस x²। देखिए यहाँ पर देखिए, इंटीग्रेशन जो होता है ना, वो डिफरेंशिएशन का रिवर्स ऑपरेशन होता है, इनवर्स ऑपरेशन होता है। तो याद रखिएगा, अगर हम बात करें डिफरेंशिएशन tan इनवर्स x का, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस x²। तो इसका अगर हम इंटीग्रेशन कर दें, 1/1 प्लस x² का इंटीग्रेशन कर दें, तो ये उल्टा हो जाएगा, उल्टा मतलब ये tan इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। इसीलिए इंटीग्रेशन को क्या बोला जाता है, रिवर्स ऑपरेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा यहाँ पर, tan इनवर्स x, और यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग, 0 to 1। तो x के जगह पर क्या लिख देंगे हम लोग, 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा, 0 हो जाएगा। तो tan इनवर्स 1 मतलब tan इनवर्स, इस 1 की जगह पर हम लिख सकते हैं tan कितना का वैल्यू 1 होता है, π/4, और ये तो मेरा 0 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा, π/4 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा मेरा, ए हो जाएगा। क्लियर, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा मेरा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है मेरा 18 नंबर। हाँ, ये प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये ऑड फंक्शन हो गया, sin टू द पावर 7x है, तो ये क्या कौन सा फंक्शन हो गया, ऑड फंक्शन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ऑड फंक्शन के लिए एक प्रॉपर्टी होता है, -a to a fx dx। अगर ये फंक्शन ऑड रहा तो इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मेरा, -a to a, मतलब सेम रहना चाहिए आपका, क्या रहना चाहिए, लिमिट जो है सेम रहना चाहिए, एक माइनस में रहना चाहिए, एक प्लस में रहना चाहिए। और ये फंक्शन अगर आपका ऑड रहा तो मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इफ यहाँ पर 0 कब होगा, इफ fx विल बी ऑड, ठीक है। और उसी तरह अगर मान लीजिए ये इवन फंक्शन रहा तो इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा मेरा 0 to a हो जाएगा, fx dx हो जाएगा, और आगे 2 लग जाएगा, ठीक है। ये कब होगा, इफ fx विल बी इवन फंक्शन, ठीक है। अगर फंक्शन इवन फंक्शन रहा तो मेरा ये होगा, अगर ऑड फंक्शन रहा तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये ऑड फंक्शन है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा, सी हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ेंगे। नंबर 19 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 है द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, और ये ऑर्डर डिग्री निकालना हर एक साल पूछ रहा है, तो आपको करके ही जाना है इसको, ठीक है। मतलब एक क्वेश्चन तो फिक्स है, यहाँ से आपका आएगा ही ऑर्डर डिग्री। क्लियर, तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर सिंपल है। इसको आप देखिए, पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन को देखिए। डिफरेंशियल इक्वेशन का डेफिनेशन क्या होता है कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए, और डेरिवेटिव ऑफ क्या होना चाहिए, डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव होना चाहिए। तो उस टाइप का इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ आपका, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखना। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, ये एक बार इसका डिफरेंशिएट है, ये कितना बार है, 2 बार डिफरेंशिएट है, ठीक है। तो इसी को देखना, सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएट किसका हुआ है, इसका हुआ है, ठीक है, इसका हुआ। तो इसी को देखना हमें, इसी का ऑर्डर, और इसी से मेरा ऑर्डर और डिग्री निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा कितना बार डिफरेंशिएट है, ये 2 बार डिफरेंशिएट, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा मेरा, 2 हो जाएगा। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को ही हम लोग ऑर्डर बोलेंगे, तो ऑर्डर 2 हो जाएगा। और उसी के पावर को देख लेंगे तो वो मेरा क्या हो जाएगा, डिग्री। तो उसका पावर कितना मेरा 2 है, तो डिग्री कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा मेरा, बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। इसमें बहुत सारा टाइप्स है,
जैसे मान लीजिए एंगल में डी बाई डी एस रहा, ठीक है, और क्या बोलता है फ्रैक्शन में रहा, तो उस टाइम पे क्या होगा, डिग्री नॉट डिफाइन हो जाता है, ठीक है। तो आगे इसको बताएंगे जब एक डिटेल वीडियो लेके आएंगे ऑर्डर एंड डिग्री का, तो उस टाइम हम बताएंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है आपको एग्जाम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने बोल रहा है, मतलब आईएफ निकालने बोल रहा है। तो आईएफ कैसे निकालेंगे, सिंपल सा है। देखिए यहाँ पर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दो टाइप का रहेगा आपका। एक रहता है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। यहाँ पर पी और क्यू क्या है मेरा, वेर पी एंड क्यू आर फंक्शन ऑफ एक्स। क्या होता है, फंक्शन ऑफ एक्स होता है या कांस्टेंट होता है, ठीक है। एक टाइप ये हो गया कांस्टेंट, या कांस्टेंट होता है, ठीक है। एक टाइप ये हो गया। दूसरा टाइप क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई डी एक्स तो नहीं होता। दूसरा टाइप क्या होता है, दूसरा टाइप होता है मेरा डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स होता है यहाँ पर, और इक्वल टू क्या होता है, क्यू होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा, पी और क्यू क्या हो जाएगा मेरा, पी एंड क्यू आर फंक्शन ऑफ क्या हो जाता है यहाँ पर, फंक्शन ऑफ वाई होता है, ठीक है। क्या होता है यहाँ पर, फंक्शन ऑफ वाई होता है, या तो कांस्टेंट होता है, होता है, ठीक है। दो टाइप का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। ये अगर मान लीजिए कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में नहीं है, ठीक है, तो या तो इस फॉर्म में आएगा या तो ये इस फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो दोनों में से किसी फॉर्म में आ गया तो आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। दो ही टाइप है इसका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो देखिए ये किस टाइप में मैच कर रहा, तो देखिए डी वाई बाई डी एस प्लस वाई सेक एक्स इक्वल टू 10x। यहाँ पर देखिए डी वाई डी एस है प्लस वाई है, और इसको हम लोग क्या मान लेंगे, पी मान लेंगे, और इसको क्या मान लेंगे, क्यू मान लेंगे। तो मेरा पहला वाला टाइप का क्वेश्चन है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, तो यहाँ से हमको पी पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा, पी कितना हो जाएगा मेरा, सेक एक्स हो जाएगा। और अगर हम बात क्यू का, तो क्यू कितना हो जाएगा मेरा, अरे 10x हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आई एफ के लिए हमको सिर्फ पी ही चाहिए। तो आई एफ इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, ठीक है। तो ई टू द पावर पी मतलब क्या हो जाएगा, सेक एक्स। और हम लोग सेक एक्स का इंटीग्रेशन जानते हैं। सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग सेक एक्स प्लस 10x। क्या होता है, लॉग सेक एक्स प्लस 10x, ठीक है। लॉग सेक एक्स प्लस 10x होता है, क्लियर। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना। अब देखिए ये ऑप्शन में है, ऑप्शन में तो नहीं है। तो एक फॉर्मूला होता है यहाँ पर, देखिएगा जब भी ई पे पावर लॉग रहेगा, ठीक है, तो लॉग रहेगा, लॉग के साथ जो रहेगा वही मेरा उसका आंसर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ई पे पावर लॉग एस रहा, ठीक है, क्या रहा, ई पे पावर लॉग एस, तो ई और लॉग हट जाएगा मेरा, और क्या बचेगा, एक्स बचेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए लॉग के साथ मेरा एक्स उसका रहा, तो मेरा क्या हो जाएगा, ई और लॉग हट जाएगा, मेरा क्या होगा, एक्स उसका। अगर मान लीजिए ई पे पावर लॉग साइन एक्स रहा, तो क्या हो जाएगा, सिर्फ साइन एक्स हो जाएगा। समझ में आ रहा। तो यहाँ पर क्या है, लॉग के साथ क्या है, सेक एक्स प्लस 10x है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा मेरा सेक एक्स प्लस 10x हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो गया वो मेरा क्या हो गया, सेक एक्स प्लस 10x, ऑप्शन नंबर ए, क्लियर, ठीक है। तो कभी कभी देखिए अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ बनाना चाहा तो इस टाइप में दे सकता है आपको क्वेश्चन, समझे। इस टाइप में देगा तो इस टाइप में बहुत बच्चा करके नहीं जाता, तो इसको भी करके जाना है, क्योंकि देखिए जैकपॉट ये भी पूछ सकता है, क्योंकि एग्जाम्पल का एक क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट करता है, तो इस टाइप से वो क्वेश्चन बनता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, ये वेक्टर का क्वेश्चन है। यहाँ बोला फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ए वेक्टर इक्वल टू दिया हुआ 2i प्लस 3j प्लस 2k ऑन दिया हुआ है बी वेक्टर i प्लस 2j प्लस k, ठीक है। अगर आपका प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी दे दे, क्या दे दे, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी दे दे, ठीक है, ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर दे दे, तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा आपका ए डॉट बी बाई, यहाँ पर देखिए ए ऑन बी बोला तो नीचे बी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, समझे। अगर बी ऑन ए बोलता तो मेरा क्या हो जाता है, ए का मैग्नीट्यूड हो जाता है, ठीक है। अगर आपसे पूछ दे यहाँ पर प्रोजेक्शन ऑफ, ठीक है, बी ऑन ए, क्या पूछ दे, बी ऑन ए, तो बाद में कौन है, ए है ना। तो यहाँ पर बी ऑन ए बोला है, तो यहाँ पर बी डॉट ए लिख सकते हैं या ए डॉट बी लिख सकते हैं, बात बराबर है। तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा, नीचे ए का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ठीक है। यही होता फॉर्मूला। तो यहाँ पर क्या बोला, ए ऑन बी बोला, ठीक है। तो मेरा ए कितना दिया हुआ, 2i प्लस 3j प्लस 2k, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा ए डॉट बी बाई क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी हो जाएगा। तो ए डॉट बी, ए का वैल्यू कितना दिया हुआ मेरा बताइए, 2i प्लस
3j प्लस 2k दिया हुआ, ठीक है, इंटू बी का वैल्यू कितना दिया है, i प्लस 2j प्लस k दिया हुआ। अगर हम बात करें b का मैग्नीट्यूड का, तो b का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 2 1 जा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। जो देखिए आई मल्टीप्लाई करते डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, 1 होता है, इसलिए 2 इंटू 1 कितना हो गया, 2 हो गया। 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 2 1 जा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखिए कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होता है, इसका कोफिशिएंट कितना है 2, इसका कोफिशिएंट कितना है 1, तो 2 1 जा कितना हो गया, 2 हो गया। 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 2 1 जा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और नीचे क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड मेरा 1 प्लस 4 प्लस 1, तो आंसर कितना आ जाएगा, 6 2 8 और 1 10, 8 2 10 और नीचे कितना √6। क्या ये आंसर है? इसमें हो सकता है कभी कभी रैशनलाइज करके भी आंसर मिले, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 10/√6 है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा मेरा इस क्वेश्चन का, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 में। अगला क्वेश्चन है मेरा, हाँ अगला क्वेश्चन है मेरा, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू दिया हुआ 1, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू दिया हुआ 2 एंड दिया हुआ आपका ए डॉट बी इक्वल टू 1, ठीक है, देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो ए एंड बी का क्या निकालने बोल रहा है, एंगल निकालने बोल रहा है। तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे हम लोग क्या दिया हुआ मेरा, गिवन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू 1 और दिया हुआ आपका मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू दिया हुआ मेरा 2, ठीक है। और क्या दिया हुआ मेरा, ए डॉट बी इंटू ए डॉट बी इक्वल टू क्या दिया हुआ, 1 दिया हुआ। और हम लोग जानते हैं जो फॉर्मूला होता है मेरा, जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए डॉट बी इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा होता है, यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूला में बैठाएंगे हम लोग, ए डॉट बी इक्वल टू कितना दिया हुआ, 1 दिया हुआ, 1 बैठा देंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना दिया हुआ, 1 दिया हुआ है, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना दिया है, 2 दिया, तो 2 बैठा देंगे, ठीक है। और इंटू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, तो 1 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 कॉस थीटा। और इसको इधर लेके आएंगे तो 1/2, ठीक है, 1/2 कॉस थीटा। आप चाहे तो इसको ऐसे कर सकते हैं, थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं, इसको थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 1/2। और हम लोग इसको सॉल्व करने जानते हैं क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सॉल्व किए हैं इसको। तो कॉस कितना का वैल्यू 1/2 होता है, कॉस π/3 का वैल्यू 1/2 होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा मेरा π/3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, अगला क्वेश्चन दिया है मेरा 23 नंबर, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर i + 2j + 3k। तो इसको निकालेंगे कैसे, सिंपल है, लेट ए वेक्टर इक्वल टू लिखेंगे हम लोग i + 2j + 3k, इसको हम लोग ए वेक्टर मान लिए, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल देते क्योंकि काम देगा आ गया मेरा। तो इसका मैग्नीट्यूड अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस किसका स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया मेरा, 1 हो गया, प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, तो कितना हो गया मेरा 14, कितना हो गया 14। इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया 14। अब हम इसका पहले डायरेक्शन रेशियो निकाल लेते हैं, डी आर ऑफ क्या हो जाएगा ए वेक्टर। तो इसका डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा मेरा 1, 2, 3, ये डायरेक्शन रेशियो हो गया। अगर इसी का हम क्या निकालेंगे, डीसी निकालेंगे, मतलब डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल कुछ नहीं करना, 1 बाई क्या कर दो, मैग्नीट्यूड जो आया उसको लिख दो, 1/√14 हो जाएगा, 2/√14 और 3/√14, यही हो जाएगा मेरा इस क्वेश्चन का आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा मेरा, 1/√14, 2/√14 और 3/√14, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है मेरा, ए लाइन मेक्स इक्वल एंगल विद द एक्सिस, द फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन। इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालने बोल रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है कि एक जो लाइन है वो इक्वल एंगल्स बना रहा है, ठीक है। किसके साथ बना रहा है, एक्सिस के साथ। देखिए यहाँ पर ध्यान देना है, अगर हम एक्सिस का बात करें, ठीक है, अगर हम एक्सिस का बात करें, ठीक है, हाँ, एक लाइन है जो बोल रहा है यहाँ पर, एक ए लाइन मेक्स इक्वल एंगल्स विद द एक्सिस, मतलब वो क्या कर रहा है कि जो लाइन है मेरा वो एक्स एक्सिस के साथ भी वही एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ भी वही एंगल बना रहा है, जेड एक्सिस के साथ भी वही एंगल बना रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाता है,
ये एक्सिस वाई एक्सिस के साथ क्या बनाता है, बीटा एंगल बनाता है, और ये जो है इसके साथ क्या बनाता है, गामा एंगल बनाता है। तो तीनों क्या बोल रहा है यहाँ पर इक्वल है, तो तीनों इक्वल है मतलब अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, यही ना। और हम लोग फॉर्मूला जानते हैं डायरेक्शन कोसाइन का, क्या होता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 1। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एल मतलब कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, एम मतलब कॉस स्क्वायर बीटा, और एन मतलब कॉस स्क्वायर गामा, ठीक है, ये हम लोग पढ़े हैं। अब यहाँ पर ध्यान देना है, करना क्या है आपको, ये तीनों इक्वल एंगल बोल रहा है, तो सिंपल है, हम तीनों इक्वल है तो हम इसको कॉस स्क्वायर अल्फा लिख दिए, इसको क्या लिख दिए कॉस स्क्वायर अल्फा लिख दिए, बीटा को भी अल्फा लिख सकते हैं हम लोग क्योंकि तीनों इक्वल है ना। फिर प्लस क्या लिख देंगे हम लोग, प्लस लिख देंगे कॉस स्क्वायर अल्फा, गामा को भी हम अल्फा लिख सकते हैं, इक्वल टू 1 हो गया। अब तीनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, और इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर, तो कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू क्या हो गया मेरा 1/3। अगर हम कॉस अल्फा का बात करें तो ये रूट अंडर 1/3 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा। क्लियर, तो कॉस अल्फा इक्वल टू क्या गया रूट अंडर 1/√3। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग कॉस अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3, यही आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना है, तो जो डायरेक्शन कोसाइन होता है मेरा LMN होता है, तो इसका प्लस माइनस कॉस अल्फा का अगर प्लस माइनस 1/√3 आया तो कॉस बीटा का भी प्लस माइनस 1/√3 आएगा, और कॉस गामा का भी प्लस माइनस 1/√3 आएगा, क्योंकि वो जो लाइन है वो क्या कर रहा है, वो सब एक्सिस के साथ क्या बना रहा है, इक्वल एंगल बना रहा है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा मेरा, डी हो जाएगा। देखिए तीनों एंगल क्या हो जाएगा मेरा, सेम हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है मेरा, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच इज पैरेलल टू द वेक्टर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है मेरा, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच इज पैरेलल टू द वेक्टर 2i - j + 3k एंड विच पासेस थ्रू द पॉइंट 5, -2, 4। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आपका 3D का क्वेश्चन है, और ये आपको दो कंसेप्ट इसमें याद रखना है। जो एक बिंदु से पास करता है उसका वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशन, कोई एक लाइन है जो एक बिंदु से पास करता है उसका वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशन, और दो बिंदु से पास करता है उसका वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशन, ये चीज़ याद रखना। तो यहाँ पर देखिए एक बिंदु से जो पास करता है उसका वेक्टर इक्वेशन पूछा है आपसे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फिगर कैसे होता है इसका ध्यान देना है। अगर हम बात करें ये, ठीक है, इसको हम लोग एक्स एक्सिस मान लेते हैं। कौन सा एक्सिस मान लेते हैं, एक्स एक्सिस। इसको क्या मान लेते हैं, वाई एक्सिस। इसको मान लेते हैं जेड एक्सिस। कोई भी एक्सिस मान सकते हैं आप, किसी को भी, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया मेरा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, और एक लाइन है यहाँ पर, एक लाइन ले लीजिए यहाँ पर जो एक बिंदु से पास करता है। कितना बिंदु से पास करता है, एक बिंदु से। एक बिंदु क्या ले लिए, ए, और वो बिंदु मेरा दिया हुआ, क्या दिया हुआ 5, -2, 4, ठीक है। यहाँ से इसको मिला देंगे हम लोग ऑरिजिन से। क्लियर, यहाँ पर एक बिंदु और मान, एक पॉइंट और मानेंगे जिसका नाम है आर्बिट्री पॉइंट। आर्बिट्री पॉइंट क्या मान लेंगे, पी, ठीक है। और ये जो पी पॉइंट होता है वो होता है एक्स वाई जेड, ठीक है। इसको अगर हम मिला दें यहाँ से, तो इसका पोजीशन वेक्टर जो होगा मेरा वो आर वेक्टर होगा, और इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो मेरा क्या होगा, ए वेक्टर होगा। क्लियर, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। और ये जो लाइन है वो पैरेलल होता है किसी एक वेक्टर पर, और उस वेक्टर का नाम क्या हो जाएगा मेरा, एम वेक्टर हम मान लेंगे इसको, ठीक है। और एम वेक्टर मेरा यहाँ पर दिया हुआ, कितना दिया हुआ 2i - j, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन को फिर से पढ़िए, ठीक है। क्या बोल रहा है यहाँ पर, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच इज पैरेलल टू द वेक्टर। बोलता वेक्टर इक्वेशन निकालो उस लाइन का जो किसका पैरेलल है, इस जो पैरेलल है इस वेक्टर का, जो पैरेलल है इस वेक्टर 2i - j + 3k एंड विच पासेस थ्रू द पॉइंट, और वो इस बिंदु से पास करता है। किस बिंदु से पास करता है, 5, -2, 4। तो यहाँ पर बिंदु मेरा कौन है, ए है, और वेक्टर कौन है मेरा, ये है। तो इसका जो वेक्टर इक्वेशन होता है वो क्या होता है, वेक्टर इक्वेशन जो एक बिंदु से पास करता है उसी का वेक्टर इक्वेशन, ठीक है। कोई एक लाइन है जो एक बिंदु से पास करता है तो उसका वेक्टर इक्वेशन जो होता है मेरा आर वेक्टर इक्वल टू होता है ए वेक्टर प्लस लैम्डा एम वेक्टर, ठीक है। और यहाँ पर ए वेक्टर क्या होगा मेरा, ए वेक्टर इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा मेरा। पोजीशन वेक्टर क्या जाएगा, 5i - 2j प्लस 4k वेक्टर। इसको हम लोग ए वेक्टर को मान लिए हम लोग, ठीक है, पोजीशन वेक्टर प्लस लैम्डा एम। एम वेक्टर तो मेरा दिया हुआ, क्या दिया हुआ है 2i - j + 3k। क्लियर,
तो ये मेरा कौन सा इक्वेशन निकल गया, वेक्टर इक्वेशन निकल गया। और आपको निकालने क्या बोला, वेक्टर इक्वेशन निकालने बोला। तो ये देखिए ऑप्शन ए से मिलता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26, द वेक्टर इक्वेशन दिया हुआ, यहाँ पर आपको बोला कि कार्टेशियन इक्वेशन निकालो। क्या निकालो, कार्टेशियन। अब यहाँ पर क्या दे दिया आपको, वेक्टर इक्वेशन दे दिया है और आपको क्या निकाला, कार्टेशियन इक्वेशन निकालना। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर दिया मेरा वेक्टर इक्वेशन, तो गिवन लिखेंगे हम लोग आर वेक्टर इक्वल टू दिया है मेरा -3i प्लस 5j -6k, ठीक है, प्लस लैम्डा 2i प्लस 4j प्लस 2k। तो इसको करना क्या है, आपको सिंपल है, पुट कर देना है यहाँ पर आर वेक्टर इक्वल टू xi प्लस yj प्लस zk। वही आर्बिट्री पॉइंट जो था उसका पोजीशन वेक्टर यही है मेरा, आर वेक्टर इक्वल टू xi प्लस yj प्लस zk। देखिए यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन में बताए थे। तो आर वेक्टर का पोजीशन इसका सॉरी ओपी का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो मेरा आर वेक्टर है, और आर वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा xi प्लस yj प्लस zk, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, मैं आर वेक्टर बराबर हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। अभी इसको पुट करेंगे, तो पुट करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, xi प्लस yj प्लस zk, ये आएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा -3i प्लस 5j -6k, क्लियर, प्लस लैम्डा 2i प्लस 4j प्लस 2k, ये मेरा आ जाएगा। इसके बाद क्या करना आपको, xi लिखेंगे हम लोग, फिर इसको इधर लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा प्लस 3i, फिर yj को लिखेंगे, फिर इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा मेरा -5j, फिर -6 को zk को लिखेंगे और -6k को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा +6k हो जाएगा, और इधर लैम्डा को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 लैम्डा i हो जाएगा प्लस 4 लैम्डा j हो जाएगा, और क्या हो जाएगा मेरा, और क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पर, क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से कॉमन ले लीजिए i, तो x प्लस 3 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा y माइनस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, j, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस z प्लस क्या हो जाएगा 6k हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 2 लैम्डा i प्लस 4 लैम्डा j प्लस 2 लैम्डा k हो जाएगा, क्लियर। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें इक्वेट कर देंगे, क्या कर देंगे, इसको इक्वेट कर देंगे, इक्वेटिंग बोथ साइड, इक्वेटिंग बोथ साइड, ठीक है, दोनों तरफ क्या करने पर, तुलना करने पर। तो इक्वेट कैसे होगा, देखिए आई हट जाएगा मेरा, तो क्या बचेगा मेरा x प्लस 3 इक्वल टू 2 लैम्डा, ठीक है। तो और यहाँ पर देखिए जे हट जाएगा मेरा, तो क्या आ जाएगा y माइनस 5 इक्वल टू कितना जाएगा 4 लैम्डा। अगर हम बात करें z प्लस 6 इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा 2 लैम्डा, क्लियर। के कट गया, मतलब इक्वेट ऐसे ही होता है, के हट जाएगा मेरा, z प्लस 6 इक्वल टू 2 लैम्डा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जे हट गया तो मेरा क्या है y माइनस 5 इक्वल टू 4 लैम्डा हो गया। अगर यहाँ पर आई हट गया मेरा क्या हो गया x प्लस 3 इक्वल टू 2 लैम्डा हो गया। तो यहाँ से अगर हम लैम्डा इक्वल टू निकालने जाए तो क्या आ जाएगा x प्लस 3 बाई 2 हो जाएगा लैम्डा, y माइनस 5 बाई 4 हो जाएगा लैम्डा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा z प्लस 6 बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। और यही मेरा निकल गया कार्टेशियन इक्वेशन, ठीक है, इस वेक्टर इक्वेशन का। तो x प्लस 3 इक्वल टू लिख दीजिए आप y माइनस 5 इक्वल टू 4 इक्वल टू लिख दीजिए आप z प्लस 6 बाई 2, ठीक है, इक्वल टू लैम्डा। तो यही मेरा क्या निकल गया, कार्टेशियन इक्वेशन निकल गया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा x प्लस 3 बाई 2, x प्लस 3 बाई 2, x प्लस 3 बाई 2, y माइनस 5 बाई 4 और z प्लस 6 बाई 2, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। तो सिंपल है, अगर आपको वेक्टर इक्वेशन दिया रहे तो आपको क्या करना है, आर वेक्टर इक्वल टू लिख देना है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, इसको पुट कर देना उसमें उस इक्वेशन में, ठीक है, और इसको सॉल्व कर लेना। तो मेरा क्या निकल जाएगा, कार्टेशियन इक्वेशन निकल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, इफ पी ए इक्वल टू 6/11 दिया हुआ है और पी बी इक्वल टू दिया हुआ 5/11 और दिया हुआ आपका पी ए यूनियन बी इक्वल टू 7/11, तो आपको निकालना क्या बोल रहा है, पी ए बाई बी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है ये। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दिया हुआ मेरा पी ए यूनियन बी इक्वल टू 7/11 दिया है और आपको निकालने बोला पी ए बाई बी। तो हम लोग जानते हैं पी ए बाई बी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी बाई क्या होता है, पी बी, ठीक
ठीक है। तो हमको पी ए इंटरसेक्शन बी चाहिए क्योंकि पी बी मेरा दिया हुआ, लेकिन पी ए इंटरसेक्शन बी हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? तो सिंपल है, हम लोग जानते हैं फॉर्मूला पी ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होता है मेरा, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, यही फॉर्मूला होता है। क्लियर? तो पी ए यूनियन बी कितना हो गया मेरा 7/11 और पी ए कितना हो गया मेरा 6/11 और पी बी कितना दिया हुआ 5/11 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये निकलेगा मेरा, है ना। तो 7/11 हो गया यहाँ पर, 7/11 हो गया और यहाँ कितना हो गया 11/11 माइनस क्या हो गया पी ए इंटरसेक्शन बी। आप चाहे तो इसको काट भी सकते हैं, नहीं भी काटिएगा तो भी चलेगा। 7/11 माइनस क्या हो जाएगा 11/11, इधर क्या हो जाएगा माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। इसको नहीं काटे तो उसका फ़ायदा क्या हुआ देखिए, ध्यान दीजिएगा, इसको हम नहीं काटे तो 7/11 माइनस 11/11 क्या हो जाएगा मेरा -4/11 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए नीचे डिनोमिनेटर जो सेम है तो नीचे एलसीएम क्या हो जाएगा 11 ही होगा ना इसका, माइनस क्या हो गया पी ए इंटरसेक्शन बी। तो मेरा ये कट गया तो मेरा पी ए इंटरसेक्शन बी कितना निकल गया 4/11। अब हम लोग क्या करेंगे 4/11 को वहाँ बैठा देंगे, कहाँ, यहाँ बैठा देंगे। तो अगर हम 4/11 को यहाँ बैठा दें पी ए इंटरसेक्शन बी में और पी बी कितना दिया हो 5/11, तो 11 में कट जाएगा तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 4/5। तो ऑप्शन नंबर, तो पी ए बाई बी कितना निकल गया मेरा, पी ए बाई बी कितना निकल गया मेरा 4/5। तो ऑप्शन में मेरा 4/5 तो है नहीं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है, नन ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ए डाई इज थ्रोन वंस देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 3। क्या बोल रहा है कि एक लूडो का गोटी को एक बार फेंका जाता है, ठीक है, एक पासा को एक बार फेंका जाता है और बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताओ 3 से ज़्यादा आने का प्रायिकता बताओ, ठीक है, 3 से ज़्यादा आने का प्रायिकता बताओ। तो सिंपल है, इसका सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, अगर हम एक पासा को एक बार फेंकेंगे तो सैंपल स्पेस का मतलब टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या हो जाएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा। तो एन एस इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा 6 हो जाएगा। क्लियर? तो टोटल आउटकम्स कितना हो गया 6 हो गया। हम लोग ई मान लेते हैं इवेंट को, तो इवेंट क्या होगा 3 से ज़्यादा कौन कौन आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। तो टोटल क्या हो जाएगा मेरा 3 हो जाएगा, है ना। और हमको निकालने बोल रहा वही 3 से ज़्यादा आने का प्रायिकता, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा फॉर्मूला एन ई बाई एन एस। तो एन ई कितना हो गया मेरा, एन ई हो गया मेरा 3 और एन एस कितना हो गया मेरा 6। तो 3/6 कितना हो जाएगा 1/2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ए। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे हम लोग, इफ 2PA इक्वल टू दिया है, PB इक्वल टू दिया हुआ 5/13 एंड PA/B इक्वल टू दिया हुआ 2/5, देन फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे गिवन 2PA इक्वल टू PB। यहाँ से क्या करेंगे हम लोग PA और PB का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे, PA और PB का। तो यहाँ ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, तीनों इक्वल है तो 2PA इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग 5/13। इस 2 को इधर लेके आएंगे तो PA इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा 5/26। क्लियर, ये मेरा PA निकल गया। PB इक्वल टू भी हम लिख सकते हैं, यहाँ पर तीनों इक्वल है तो PB इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग 5/13। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और मेरा PA/B भी दिया हुआ, क्या दिया हुआ मेरा PA/B दिया हुआ। तो आपको क्या निकालने बोल रहा है, PA इंटरसेक्शन B। ठीक है, तो PA इंटरसेक्शन B कैसे निकालेंगे, वही वाला फॉर्मूला लगा के PA/B का फॉर्मूला लगा के। ठीक है, तो PA/B का फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरा, PA इंटरसेक्शन B बाई PB। ठीक है, तो PA/B कितना है 2/5 और PA इंटरसेक्शन B निकालना आपको, और PB कितना दिया हुआ आपका 5/13। ठीक है, इसको इधर लेके आओ तो 2/5 मल्टीप्लाई 5/13। तो PA इंटरसेक्शन B इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा, सॉरी PA इंटरसेक्शन B इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरा, ये 5 कटेगा तो 2/13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2/13। PA इंटरसेक्शन B कितना आ जाएगा मेरा 2/13। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। इफ द इवेंट्स A एंड B आर इंडिपेंडेंट, बोल रहा है कि दो इवेंट्स दिया हुआ है A और B और वो क्या है इंडिपेंडेंट है, देन PA इंटरसेक्शन B। तो हम लोग जानते हैं कि अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट रहे तो उसका जो इंटरसेक्शन हो जाएगा, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B जो हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा PA इंटू PB। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोग को सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, तो सेम टाइप का सीरीज हम, सेम टाइप का क्वेश्चन हम
अगला सीरीज में लेके आएंगे, सुपर 30 सीरीज नंबर 2 रहेगा वो मेरा, ठीक है। और 5 नंबर का भी सीरीज लेके आएंगे। तो आप सारा वीडियो को पूरा देखिएगा, आपका देखिएगा पूरा एग्जाम में बनेगा, ठीक है। सेम स्ट्रेटेजी के साथ आपको बनाना है। जैसे हम 5 मार्क्स का टच करना है, इसके बाद क्या करना, बी सेक्शन बनाना, सी सेक्शन बनाना, फिर देन लास्ट में आपको ऑब्जेक्टिव बनाना है। क्योंकि देखिए एग्जाम के टाइम में क्या होता है कि अगर आप वेटेज वाला क्वेश्चन बनाओगे जिसमें ज़्यादा मार्क्स आता है, ठीक है, तो उसको अगर आप बना लोगे तभी मतलब माहौल शांत रहता है, तभी दिमाग काम करता जाता है, ठीक है। लास्ट टाइम में क्या होता है, बहुत ज़्यादा हड़बड़ी होता है और 5 मार्क्स का क्वेश्चन छूट जाता है। इसीलिए क्या करना, आपको सबसे पहले जाके 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इसी तरह का सीरीज हम लेके आएंगे आगे, सीरीज नंबर 2 लेके आएंगे। पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्टिव लेके आएंगे, क्योंकि सब्जेक्टिव का बहुत ज़्यादा डिमांड है। ऑब्जेक्टिव तो हो ही रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव हो गई, सब्जेक्टिव भी हम लेके आएंगे। 5 नंबर का सीरीज लेके आएंगे, 3 नंबर का सीरीज लेके आएंगे, 2 नंबर का सीरीज लेके आएंगे। तो सारा वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा एग्जाम से पहले, क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, हूबहू भी क्वेश्चन आपको मिल जाता है, ठीक है, एग्जाम में। तो आज के लिए बस इतना ही हूँ। थैंक यू।